नमस्कार प्यारे बच्चों। और अपन लोगों का चल रहा था ये चैप्टर है। और हम इस क्वेश्चन बैंक में केमिस्ट्री के 12th क्लास का क्वेश्चन बैंक है। चैप्टर नंबर इसमें हम 2 कर रहे थे, है ना। और पिछले वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर नंबर 2 के। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर लिए हैं, है ना। और कुछ छोटे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ये हमने किए थे कल। और पीछे वाले चैप्टर विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में, है ना। ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला पार्ट हो गया। और इसके बाद छोटे क्वेश्चन है थोड़े से, वो भी हमने कर लिए। फिलिंग द ब्लैंक भी हो गया, है ना। ये भी हो गया, कोलराउस नियम हो गया। और यहाँ तक नष्ट इक्वेशन लिख ली। फिर ईंधन सेल अन्य की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होता है वो लिखा हमने, प्रदूषण रहित होता है तो वो इसकी पूर्ण सेल अभिग्रह लिख ली। ईंधन सेल का हमने डायग्राम भी बनाया, फ्यूल सेल का डायग्राम। और इसमें आगे आ जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। फिर हमने कोलराउस का नियम भी लिखा है। तो क्या लिखा था कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता व ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं का दोनों का क्या होता है, योग होता है। फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना। फिर हमें लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है 8 नंबर क्वेश्चन से, 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। यहां से क्या करना है, 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। ये फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम। अब देखो फेराडे के, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस जो रूल है, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम है वो 2 है। विद्युत अपघटन का पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम में क्या है, सेकंड नियम में क्या है, थोड़ा उसमें हमें लिखना है, ठीक है ना। अब देखो चलो इसको करते हैं। फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम वो देखें। तो फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम में देखो इस तरह से, फेराडे का लिख दें, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। और नियमों के अंदर क्या है, एक तो पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। और प्रथम नियम क्या कहता है कि पहला नियम कहता है अगर किसी विद्युत अपघट्य में जितनी आप लाइट पास करोगे ना, जितनी इसमें लाइट पास करते जाओ, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करवाओ या कोई इलेक्ट्रोलाइट में से अगर आप लाइट पास करें, विद्युत अपघट्य में से आप विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो जितनी अधिक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते जाएंगे उतना अधिक इलेक्ट्रोडों पर क्या है, पदार्थ निक्षेपित होता जाएगा, उसकी प्रिसिपिटेट बनता जाएगा या हटता जाएगा। इसका मतलब क्या कहता है विद्युत अपघट्य के पहले नियम में कि किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा आई जो है वो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है, डब्ल्यू क्या होती है, समानुपाती। अब कितना आवेश पास किया तो क्यू के क्या करें, समानुपाती करें। हम क्या लिखे, ऐसे ऐसे लिख दें कि किसी विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य में आवेश आवेश Q प्रवाहित करने पर, Q प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर, प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W, पदार्थ की मात्रा W, प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो मतलब जितनी अधिक इसमें लाइट पास करोगे ना किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में, उतना अधिक इलेक्ट्रोडों पर के पदार्थ की मात्रा क्या है, बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यूं कह सकते हो कि W जो है वो समानुपाती किसके है, Q के। W समानुपाती Q,
और Q जो होता है ना, आवेश Q, इसको लिखते हैं प्रवाहित धारा I इंटू टाइम T। Q बराबर होता है I इंटू T होता है, यहाँ लिख दे Q, ये W समानुपाती IT, और हटा दे समानुपाती का निशान, तो W बराबर क्या आ जाएगा, ZIT आ जाएगा। ये है प्रथम नियम। ये क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम है। अब देखो W तो क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। W क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और I क्या है, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। और T क्या है, कितने समय तक धारा प्रवाहित करेगी, वो टाइम है। और Z जो है ना, इसको बोलते हैं Z, इसका थोड़ा याद रखना, ये Z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत रासायनिक स्थिरांक बोलते हैं किसको, Z को। अब I का मान मिल जाएगा, T का मिल जाएगा, W का मिल जाएगा, आपसे Z का मान पूछ लेंगे। या फिर है ना, Z जो होता है ना, इस Z की जगह लिखते हैं इसे E/96,500, Z की जगह इस तरह से। Z की जगह अगर ये लिख दे ना, उस अवस्था में क्या है, 96,500 क्या है, 1 फैराडे के बराबर होता है। अगर इसकी जगह लिख दे तो यहाँ पर क्या है, हमें एक फॉर्मूला और प्राप्त हो जाएगा। इसकी जगह EIT अपॉन क्या है, 96,500 करना है, और E यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर तुल्यांकी भार आ जाएगा। E क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो ये पहला नियम है, ये क्या है, विद्युत अपघटन का पहला नियम। अब देखो दूसरा नियम क्या है, सेकंड, दूसरा नियम, द्वितीय नियम। तो पहला नियम तो कि जितनी लाइट पास करोगे ना, उतने अधिक क्या है, विद्युत अपघटे की मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती चली जाएगी। दूसरा नियम क्या है, पहला नियम तो है ही, जितनी लाइट पास करोगे उतनी अधिक इलेक्ट्रोडों पर विद्युत अपघटे की मात्रा मुक्त होती चली जाएगी, सही बात है। लेकिन द्वितीय नियम कहता है, अगर अलग अलग विद्युत अपघटे, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन हो, उन सब में एक ही प्रकार की धारा समान समय तक, यानी एक समान लाइट विद्युत धारा एक समान समय तक सब में पास की जाए, तब मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा सब में समान नहीं होती। फिर वो डिपेंड करती है, मुक्त होने वाला पदार्थ जो धातु है, उस धातु के तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती, या तुल्यांकी भार पर निर्भर करती है। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा नियम, यदि, सेकंड नियम क्या है, यदि, यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में, विद्युत अपघट्यों में समान धारा, समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, समान समय तक प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इनके तुल्यांकी भार, इनके इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार, इनके इक्विवेलेंट वेट या इनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होती है। अब सब में सेम नहीं होगी, अब ये तुल्यांकी भार पे डिपेंड करेगा, तुल्यांकी भार के अनुपात में होती है। कैसे, अब देखो इस तरह से, जैसे हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले ले, जैसे यूं लिख दिया, इस तरह से अलग अलग विद्युत अपघट्य बना दे।
ठीक है ना। एक जैसे ये है, एक जैसे ये लगा दिया यूं, इस तरह से। जैसे एक ये लगा दिया, इस तरह से अलग अलग विद्युत अपघट्य बना दी, है ना। और इनमें इलेक्ट्रोड लगा दे, और इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करे सब में। एक इलेक्ट्रोड ये, एक ये लगा दिया, इस तरह से। फिर एक इसी के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। पहला नियम तो हमने एक विद्युत अपघट्य के लिए जितनी लाइट पास करोगे ना, उतनी इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा ज्यादा जमती जाएगी। जितनी अधिक लाइट पास करोगे उतना अधिक इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जमता जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, अगर अलग अलग विद्युत अपघट्यों में एक जैसी विद्युत धारा और एक ही टाइम तक प्रवाहित की जाए, तब सब में मात्रा समान प्राप्त नहीं होती। फिर वो तुल्यांकी भार पे क्या डिपेंड करती है, तो तुल्यांकी भार पर निर्भर करेगी। फिर कैसे, देखो इस तरह से। जैसे मान लो ये तीन अलग अलग मैंने लगा दिए विद्युत अपघट्य, अलग अलग ये तीन है, इस तरह से। ये क्या, तीन अलग अलग विद्युत अपघट्य, इनको जोड़ दिया मैंने विद्युत धारा से, लाइट से जोड़ दें इस तरह से। इनको आपस में जोड़ दिया यूं, इस तरह से। सबको क्या आपस में विद्युत धारा से पास जोड़ दिया गया। अब देखो यूं कह दिया, जैसे ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मान लिया, अलग विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट है मान लिया, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे हुए। इसी प्रकार से जैसे मैंने कह दिया कि जैसे ये है जिंक सल्फेट, है ना, कि जैसे जिंक सल्फेट है तो ये जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिए। जैसे ये मान लिया मैंने सिल्वर नाइट्रेट, जैसे AgNO3 का सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, इस तरह से। अब अगर इन तीनों में एक समान विद्युत धारा समान समय तक सब में पास की जाए, तब अगर, अब देख कॉपर जो होता है ना Cu का भार होता है 63.5, Cu का भार परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट, और Cu पर चार्ज +2 है, तो अगर इसका तुल्यांकी भार निकालें 2 का भाग देंगे तो लगभग आएगा ये 31.7। ऐसे जिंक है, जिंक का निकालें तुल्यांकी भार, Zn का एटॉमिक वेट होता है 70, तो इसमें 70 जिंक पे +2 तो 2 का भाग दे दिया 35। ऐसे ही सिल्वर है, सिल्वर पर Ag+ है, यहाँ +1 ही है, और Ag का परमाणु द्रव्यमान 108 होता है। क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे, इस पर चार्ज क्या है 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो कितना आ गया 108 आ गया, ये 108। हेलो, हाँ सालू, हाँ सालू, नमस्ते। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब देखो कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार 31.7, जिंक का इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार 35, जैसे सिल्वर का तुल्यांकी भार 108। अगर समान विद्युत धारा समान समय तक तीनों पास की जाए, तो अगर कॉपर का 31.7 ग्राम मुक्त होगा तो जिंक का 35 ग्राम मुक्त होगा, और ऐसे ही सिल्वर का कितना 108 ग्राम मुक्त हो गया है, मतलब इसके तुल्यांकी भार के अनुपात में मुक्त होगा, ना कि सब में बराबर। ये क्या है, दूसरा नियम है ये। तो आपको परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन, फिर आप किस तरह से ये डायग्राम बनाना है। अब देखो इसका फॉर्मूला निकालें इस नियम का। अब फॉर्मूला निकालें ना, अब देखो यूं फॉर्मूले में, जैसे पहले नियम के अनुसार कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W1 बराबर Z1, और सब में धारा सेम है, टाइम टी भी क्या है सेम है, मैंने इसको IT लिख दिया, जैसे समीकरण 1 कर दी। इसी प्रकार से लिख दिया सेकंड सॉल्यूशन के लिए, दूसरे W2 मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यहाँ Z2 और IOT दोनों में सेम ही है, समीकरण 2 ऐसे। समीकरण 1 और 2 से करें, समीकरण 1 व 2 से देखें तो ऐसे लिख दो मैं, W1 अपॉन W2 बराबर क्या लिखोगे, Z1 IT अपॉन Z2 IT लिखोगे ऐसे। IT से IT क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दो, तो W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। एक तो ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास सेकंड नियम का। W1 मतलब प्रथम विद्युत अपघट्य में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, W2 दूसरे विद्युत अपघट्य की मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, Z1
विद्युत रासायनिक स्थिरांक, पहले के लिए Z2, दूसरे के लिए विद्युत रासायनिक स्थिरांक। और आपको पता है Z जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, तुल्यांकी बार बटे 96,500, ये होता है Z बराबर। तो अगर Z1 करोगे ना तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन 96,500 ऐसे। और अगर Z2 करोगे तो क्या हो जाएगा, E2 बटे 96,500 इस तरह से U। और अगर Z1 और Z2 के मान इसमें रख दे, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W1 अपॉन W2 बराबर क्या आएगा, E1 96,500, फिर E2 नीचे 96,500 तो उल्टा हो जाएगा ये, तो 96,500 बट्टे E2। अब 96,500 कट गए एक दूसरे से, हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला क्या हो गया, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। ये हमारे पास क्या आ गया, इस दूसरे नियम का गणितीय रूप आ गया हमारे। इसका मतलब जो पहला विद्युत अपघट्य उसका भार दूसरे विद्युत अपघट्य की निक्षेपित मात्रा या भार बटे पहले का तुल्यांकी भार बटे दूसरे का तुल्यांकी भार, ऐसे बोल सकते हो। जैसे कॉपर मान लो एक, तो कॉपर का भार बटे जिस चांदी है चांदी का भार बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार बटे चांदी का तुल्यांकी भार। इसका मतलब इसको आप हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख सकते हो, प्रथम विद्युत अपघट्य का भार है ना बटे द्वितीय विद्युतीय अपघट्य का भार है ना बराबर प्रथम का तुल्यांकी भार, प्रथम का तुल्यांकी भार बटे द्वितीय का तुल्यांकी भार, द्वितीय का तुल्यांकी भार ऐसे। और अगर दो आप लिख दो पर्टिकुलर नाम, जैसे मैं कॉपर चांदी ले लूं, लिख दूं कॉपर का भार बटे चांदी यानी Ag का भार। जैसे दो लिए मैंने विद्युत अपघट्य, कोई दो ले सकते हो आप, जो लोग इसका भार तो उसका आगे सामने तुल्यांकी भार उसी का आएगा, E1 है ना, तो कॉपर का तुल्यांकी भार बटे क्या है Ag का तुल्यांकी भार, Ag का तुल्यांकी भार इस तरह से। अब देखो चार मान आ गए ना, ये सेकंड नियम है, द्वितीय नियम। अब हो सकता है इसमें आपसे न्यूमेरिकली भी पूछ ले, कॉपर का भार दे दे है ना, कॉपर का तुल्यांकी भार दे दे, Ag का तुल्यांकी भार दे दे, Ag का भार पूछ ले। इन चार वैल्यू में से तीन वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक वैल्यू आपको निकालनी है। अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो लिख देंगे कि कॉपर सल्फेट व सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर कॉपर की लिख देंगे जैसे 1.25 ग्राम मात्रा मुक्त हुई, सिल्वर की 4.25 ग्राम मात्रा मुक्त हुई। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 है तो कॉपर का तुल्यांकी भार बताओ। मतलब तीन मान दे दिए, एक मान आपको निकालना है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, कर लोगे ना ये है ये फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है। ठीक है ना, तो ये दो नियम हो गए। पहला नियम, ठीक है ना, पहले नियम ये लिखना है, तो दूसरा नियम दूसरे में लिख के ये डायग्राम बनाना है, फिर इसका गणितीय रूप निकालना है ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्मूला। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले क्वेश्चन में क्या है, सेल स्थिरांक का सूत्र व इकाई लिखिए। अब सेल स्थिरांक का हमने फॉर्मूला पिछ लिखा है ना, सेल स्थिरांक जिसको x से लिखते हैं, x बराबर सेल कांस्टेंट L अपॉन ए, लंबाई बटे क्षेत्रफल लेंथ अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला है किसका, सेल स्थिरांक का, यानी सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है। और आपको इसकी यूनिट निकालनी हो, इकाई निकालनी हो ना, तो ये देखो लेंथ मीटर बटे बटे क्या आ गया मीटर स्क्वायर एरिया का, क्या आ गया मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स लिखा हुआ आ जाए या सेंटीमीटर में आए तो सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ आ जाए। ये क्या इसकी लेंथ की इनवर्स यानी लंबाई इनवर्स, ये क्या है सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक की इकाई यूनिट है इसकी। ठीक है, कर सकते हो ना ये। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, क्या लिखते हैं शॉर्ट में
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें इसका डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम कैसे बनाना है, इस तरह से। अगर इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम में देखो यूं ध्यान रखना थोड़ा सा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस तरह से एक पात्र बनाना है आपको, ठीक है ना, यूं। और इसके अंदर फिर हमें लगाने इलेक्ट्रोड लगाना है, और इलेक्ट्रोड के लिए यहां लगानी है हमें एक ग्लास ट्यूब, कांच की नली का। उस कांच की नली का है ना, इसके अंदर में इलेक्ट्रोड फिट करना है। इसके अंदर फिर एक कांच की रोड है, इस कांच की रोड के अंदर जो है ना, वो है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। इसका है प्लेटिनम की छड़ है ये प्लेटिनम की छड़ है, जो नीचे प्लेटिनम प्लेट के रूप में है, इस तरह से प्लेट लगी हुई, ठीक है ना। और इसका भार, इस जोड़ने के लिए भाग है। और इसके अंदर जो है ना, वो सॉल्यूशन भर देते हैं, विलियन। इसके अंदर क्या है, विलियन भर देते हैं इसे, इसके अंदर सॉल्यूशन है ये। किसका है, HCl का। याद रखना ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में विद्युत अपघट्य के रूप में यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज करते हैं, तब ध्यान रखना किसका, 1m यानी 1m सांद्रता का, 1 मोलरिटी सांद्रता का HCl का सॉल्यूशन काम में लेते हैं, ध्यान रखना ये। और ये क्या है, प्लेटिनम की प्लेट, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, रिएक्शन के लिए, ये प्लेटिनम प्लेट, ठीक है ना। और ये क्या है, ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है। और इसके अंदर क्या है, ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो अगर पूछ लेना आपसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किसका इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, नाम देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम का, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। और यहां से इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस, H2 गैस, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। H2 गैस पास करेंगे एक वायुमंडलीय दाब पर। तो एक वायुमंडलीय दाब हो, प्रेशर कितना हो, 1 एटमोस्फियर, एक वायुमंडलीय हो, कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी है, 1m हो, इसका टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इस कंडीशन में इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव, वो मानते, क्या मानते हैं इसका, 0 मानते हैं। क्या मानते हैं इसका, शून्य माना जाता है, ध्यान रखना ये। और पीछे प्रश्न भी आया था अपना ये, क्या मानते हैं इसका, 0 मानकर अन्य इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़कर फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, इसके साथ जोड़कर इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। इसका क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 0 माना जाता है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। ये तो है SHE का डायग्राम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र है। अब देखो अगला, एक फैराडे विद्युत की कितनी मात्रा के बराबर होता है, यानी एक फैराडे लाइट है ना, ये कितनी लाइट के बराबर होगा, या कितने मात्रा, विद्युत की कितनी मात्रा के बराबर होता है। तो आवेश कितना होता है एक फैराडे, तो याद रखना एक फैराडे जो होता है ना, इस तरह से क्या लिखेंगे, यूं, एक फैराडे, याद रखना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। और एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अवगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कितने होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन 6.023 10 की पावर 23, ये अवगाद्रो संख्या है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक मोल के बराबर होते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना हो तो क्या करेंगे, एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो कितने, एक मोल में 6.023 10 की पावर 23 गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। इनको गुणा कर दो, दोनों को गुणा करने के बाद राशि जो आएगी वो आएगी ये 96,487 कूलाम।
कितनी है 96,487 कूलम, जिसको राउंड फिगर में क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल में काम में लेना, ज्यादा गुना भाग ना करना पड़े, इसलिए इसको 96,500 लिख देते हैं, 96,500 कूलम। कितनी आवेश के बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसको 1 फैराडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको 1 फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे कहते हैं इसको। 96,500 कूलम आ जाए, या 96 एग्जैक्ट वैल्यू 96,487 कूलम, इसको राउंड फिगर में करके 96,500 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न अपना, और अगले क्वेश्चन में आगे हम दोबारा देखो, ईंधन सेल का नामांकित चित्र पीछे वाली क्लास में बनाया था हमने, पहले बना दिया मैंने। अन्य से श्रेष्ठ है, क्यों है, प्रदूषण नहीं फैलता वगैरह, वो हमने इसमें लिखा है पीछे। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। एक तो ये, फिर इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण वापचयन अर्ध अभिक्रिया, यानी इसमें इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन जो है ना, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों को लिख के और पूरे सेल की सेल रिएक्शन लिखनी है हमें। एक तो आपको डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाना है हमें, तो हम क्या करें, ऐसे देखो इस तरह से बना सकते हैं डेनियल सेल का नामांकित चित्र। देखो कैसे बनाओगे, इस तरह से। पहले तो हमें एक पात्र बनाना है, ठीक है ना, बड़ा सा, एक बड़ा सा पात्र, इस तरह से, ठीक है। और फिर इस पात्र के अंदर भी एक छोटा सा पात्र और बनाना है हमें। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर आप चाहो ना, एनोड और कैथोड को अलग अलग दो पात्र बना सकते हो, बीच में फिर आपको साल्ट ब्रिज लवण सेतु बनाना पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ऐसे, है ना। आप एग्जाम में चाहें तो ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बना दो, आपकी मर्जी, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। यूं हमने, और ये एक सैरंध्र झिल्ली है, क्या ये पूरस मेम्ब्रेन है, जो लवण सेतु का काम करती है। और अलग अलग बनाओगे डायग्राम दोनों का, एनोड कैथोड दो अलग अलग पात्र बनाओ तो बीच में लगाना पड़ेगा ऐसे, तो वो साल्ट ब्रिज के रूप में काम करता है, इस तरह से ये बना सकते हो, है ना। और फिर यहाँ पर क्या है, इस तरह से दो आपको इलेक्ट्रोड लगाने हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस तरह से। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं, दो इलेक्ट्रोड में इस तरह से, एक एनोड वाला और एक क्या लगा देंगे, कैथोड वाला, इस तरह से, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे वोल्टमीटर की सहायता से। ये इसका डायग्राम हो गया। अब डायग्राम में कौन सी चीजें क्या क्या है थोड़ा लिखना है हमें। अब देखो, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का 1m सॉल्यूशन। ये डूबा हुआ इलेक्ट्रोड है कॉपर का, कॉपर इलेक्ट्रोड। ऐसे ही ये अंदर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है जिंक का, जिंक इलेक्ट्रोड। और ये कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। और जिंक डूबा हुआ सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड को डुबोकर रखा जाता है। और ये है बीच में, दोनों के बीच में सैरंध्र झिल्ली, पूरस मेम्ब्रेन है ये, सैरंध्र झिल्ली, सैरंध्र झिल्ली लगा दी। ये वोल्टमीटर से दोनों को क्या आपस में जोड़ दिया। ये तो है डेनियल सेल। और अगर आप चाहो ना तो इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, देखो ये तो एक ही बात है, डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो इसको, यूं, है ना, यूं। दोनों को अलग अलग कर दिया, एनोड कैथोड। वहां देखो मैंने झिल्ली लगा के अलग किए, अब यहाँ जैसे साल्ट ब्रिज लगा देता हूँ, है ना, इस तरह से।
दोनों को जोड़ दिया किससे? वोल्टमीटर की सहायता से, इस तरह से। जैसे ये जिंक इलेक्ट्रोड है, क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड। और ये क्या है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, 1m सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट का 1m सॉल्यूशन, 1m। और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, Cu इलेक्ट्रोड। दोनों के बीच में है ना, यहां लगाते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, इस तरह से, यूं। दोनों तरफ क्या है? यूं रुई लगा के, और इसके अंदर अक्रिय साल्ट का मिक्सर भर देते हैं यहाँ, उसका सॉल्यूशन। जैसे KCl है, लवण सेतु के रूप में है ना, या तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, या KCl पोटेशियम क्लोराइड, या अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इनको काम में लेते हैं। अक्रिय साल्ट उसका यूज करते हैं लवण सेतु के रूप में। ये बीच में साल्ट ब्रिज है, क्या ये लवण सेतु है। जिसमें सेल डायग्राम बनाते हैं ना, सेल आरेख या सेल डायग्राम, इसको दो ऐसे खड़ी लाइनों के द्वारा इसको दर्शाते हैं, आप देखते ही हो। इस अगर चाहो तो ऐसे बना सकते हो, और अगर चाहो तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना? किसका? डेनियल सेल का। अब देखो डेनियल सेल में रिएक्शन कैसी होती है। अब देखो एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड है ना, ये काम करता है एनोड, ये तो एनोड के रूप में काम करता है। और कॉपर इलेक्ट्रोड काम करता है किस रूप में? कैथोड के रूप में काम करता है इसमें, ये कैथोड है। अब देखो एनोड पर होता क्या है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, रिएक्शन लिखोगे ना। एनोड पर क्या है? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Zn+2 हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इलेक्ट्रोड पर, इसलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव हो जाएगा। इसमें जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन आयन है ना, वो आ जाएंगे सोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे रहेंगे, तो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने से इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए एनोड ऋणावेशित होता है गैल्वेनिक सेल में। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में ये एनोड धनावेशित होता है। कैथोड में क्या होगा? अब कॉपर+2 क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा इधर? जिंक, और क्या बच गया? कॉपर+2। इधर क्या बन गया? Zn+2 बन गया, और कॉपर बन गया। ये क्या है? पूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई। ये एनोड की आ गई, ये कैथोड की आ गई, ये लिखनी है बस, डायग्राम बनाना है डेनियल सेल का। इसके बारे में लिखना हो तब आपको लिख दोगे। डेनियल सेल में पात्र में क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट के विलीन में कॉपर इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं, जिंक सल्फेट के विलीन में जिंक इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं, दोनों को आपस में लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। वोल्टमीटर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इस वोल्टमीटर रीडिंग कितनी आएगी? 1.10 वोल्ट प्राप्त होती। कितनी? इसमें क्या आएगी? 1.10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल इसका प्राप्त होता है, इसमें रीडिंग 1.10 वोल्ट आती है। इसका डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना? 1.10 वोल्ट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये लिखना है बस। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, ये हो गया डेनियल सेल का नामांकित चित्र हो गया, और इसके इलेक्ट्रोड की, एनोड की रिएक्शन ऑक्सीडेशन, कैथोड की रिएक्शन यानी रिडक्शन अपचयन, दोनों होगी। फिर देखो अगला प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, क्या लिखा है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस लैम्डाइम से लिखते हैं, लैम्डाइम की डेफिनेशन देनी है, परिभाषा, और साथ में क्या लिखनी है? सांद्रता के साथ इनमें क्या परिवर्तन होता है उसकी विवेचना करनी है, ठीक है ना? अब देखो होता क्या है, इस तरह से दो नाम है, दो नाम कौन से हैं? एक तो है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, एक तो नाम ये, जिसको लिखते हैं कप्पा की सहायता से। किससे लिखेंगे? कप्पा की सहायता से। और विशिष्ट चालकता है ना, अब देखो किसी तार का प्रतिरोध R जो है ना, किस पे? लंबाई L के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट A के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, और हटा दे बीच का, R बराबर L टेक रो, ये क्या है? रो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब आपको पता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, इसको मैं 1 अपॉन कर दूं, जैसे 1 अपॉन R या 1 अपॉन रो, और ये उल्टा हो जाएगा, A अपॉन क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और 1 अपॉन सी होती है कंडक्टेंस चालकता, 1 अपॉन होती है विशिष्ट चालकता कप्पा, इनटू A अपॉन L। और हमें कप्पा चाहिए,
कप्पा बराबर करें तो क्या हो जाएगा, C इंटू एल अपॉन ए आ गया। ये विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला आ गया। या एल अपॉन ए होता है, ये क्या होता है, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट होता है, इसको लिख दें कप्पा बराबर C इंटू एक्स, और एक्स क्या है, सेल कांस्टेंट। ये तो क्या होगी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये क्या होगी, चालकता कंडक्टेंस सामान्य चालकता, और x क्या है, सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक हो गया। इसका मतलब यूं बोल सकते हो आप कि सेल स्थिरांक है चालकता का गुणनफल विशिष्ट चालकता कहलाती है। या फिर इसकी परिभाषा एक ये लिख सकते हो आप कि एक घन सेमी विलियन की चालकता 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक घन सेमी विलियन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। और आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो ये, ठीक है ना। ये तो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसकी इकाई क्या लिखोगे, इकाई लिखे ना, क्या होती चालकता की, ओम इनवर्स, ये लेंथ मीटर और ये मीटर स्क्वायर, ऊपर आएगा तो -2, एक कट गया तो -1 बचेगा, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर, जो आप करना चाहो। ये विशिष्ट चालकता की इकाई यानी यूनिट होती है। एक होती है मोलर चालकता, लेकिन क्या पूछा है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस, जिसको लैम्डा एम से लिखते हैं, लैम्डा एम। और मोलर चालकता मतलब क्या लिखेंगे, सेम यही कंडीशन है। और क्या करें, अब इसमें पदार्थ की मात्रा निश्चित नहीं थी, यहाँ एक घन सेमी विलीन की चालकता थी, लेकिन अपन यहाँ पर क्या कर दें, 1 मोल कर दें पदार्थ की मात्रा, तो 1 मोल पदार्थ घुले या विद्युत अपघटे घुले, 1 मोल विद्युत अपघटे घुले, विद्युत अपघटे घुले हुए विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। इसका मतलब मोलर चालकता में विशिष्ट चालकता भी आएगी, इसका फॉर्मूला ये लिखें लैम्डा एम बराबर, याद रखना ये कप्पा इंटू 1000 बट्टे सांद्रता सी, सांद्रता होती है ना ये मोल प्रति लीटर में करना है, इसकी यूनिट जो लिखोगे ना तो वो याद रखना, ये ओम इनवर्स मीटर का स्क्वायर और मोल इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब सांद्रता के साथ इसका क्या इफेक्ट पड़ता है चालकता में, तो याद रखो सांद्रता बढ़ाएंगे, अगर कोई सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना, आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी, विशिष्ट चालकता भी बढ़ती है, तुल्यांकी चालकता भी बढ़ती है, ठीक है ना। तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला यही है, वहां पे यहाँ पे सांद्रता मोल प्रति लीटर में है, तुल्यांकी में क्या होगा, तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगी, इतने दान है, तो याद रखना। तो सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, विशिष्ट बढ़ती है, और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ती है सांद्रता बढ़ाने पर, याद रखना ये। लेकिन तनुता बढ़ाए ना, डाइल्यूशन करें, तब मोलर और तुल्यांकी चालकता बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। ये बात आप लिख लेना चाहिए, ठीक है ना, ये इसमें लिखा है मैंने। इसके बाद देखो ये हो गया। अब इसके बाद कितने परसेंट बचे हैं, 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ये ध्यान तक हो गया अपना, 13 तक हो गया ये, ठीक है ना, तो ये 13 तक अपना पूरा हो गया ये। तो ये तो है किस प्रकार से चालकता होती है, तो चालकता सांद्रता के ऊपर इसका प्रभाव कैसे होगा वो हमने इसमें लिख लिया, ठीक है ना। आगे वाले जो 5-7 क्वेश्चन और है वो अपने अगली वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।